नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी, जो कि एसएससी बैंकिंग और पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हर देश का सेंट्रल बैंक उस देश के लिए बनाता है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द आईएमएफ। ये हम आने वाली स्लाइडों में देखेंगे। तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। तो हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत का सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखिए, बजट बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, और जैसा कि हमने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे देश का बनाता है आरबीआई। बजट को डिफाइन किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, और बीओपी को डिफाइन किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग, जो भी उनके नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। बैलेंस बजट में हमेशा पिछले साल की और इस साल की बात होती है, यानी कि एक देश का बजट, मतलब कि जब हमारे देश का बजट दिया जाता है सरकार के द्वारा तो उसमें वर्तमान समय की और जो समय बीत गया होता है पिछला फाइनेंशियल ईयर उसकी बात होती है। यानी कि अगर बजट 2021-2022 अगर संसद में रखा जा रहा है तो उसमें बात होगी 2020 और 2020-21 की, यानी कि पिछले साल की, और करंट ईयर यानी कि ईयर 21-22 की। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ और सिर्फ बात करता है पिछले साल की, यानी कि प्रीवियस ईयर की। यानी कि अगर 2021 का ये बनाया जा रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वो बात करेगा सिर्फ और सिर्फ 2020 की। आइए आगे चलते हैं। हम यहाँ पे बात आती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, उसकी डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक transaction between residents and non-residents of country for a specific time period, usually than 1 year। यानी कि एक ऐसा इकोनॉमिकल रिकॉर्ड जो कि किसी देश के रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स यानी कि दूसरे देश के रेसिडेंट्स के बीच जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन किए जाते हैं एक दिए गए समय में, यूजली जो कि 1 साल होता है। जैसे कि हमने बोला कि 2020 का अगर बना रहे हैं तो 2019 की बात होगी, तो 2021 का बना रहे हैं तो 2020 की बात होगी। तो इस तरह से दो कंट्रियों के अलग अलग जो निवासी होते हैं उनके बीच में जो भी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं। जैसा कि भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट आरबीआई बनाता है, इसी तरह चाइना का जो सेंट्रल बैंक होगा वो वहाँ के लिए बनाएगा, अमेरिका का वहाँ के लिए बनाएगा। हर देश का सेंट्रल बैंक उस देश के लिए बैलेंस ऑफ ये बनाएगा पेमेंट। मानिए कि भारत का एक नागरिक ए है, वो अमेरिका के एक नागरिक बी को थोड़े रुपए सेंड करता है, तो हमारा आरबीआई उसको लिखेगा माइनस में, और अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो लिखेगा इसको प्लस में। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है इसलिए माइनस में, और अमेरिका में पैसा आ रहा है इसलिए वहाँ पे प्लस में। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाएगा निगेटिव में और अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाएगा पॉजिटिव में। अब समझते हैं दूसरा केस। अब अमेरिका का एक नागरिक जो था बी, अब उसने भारत के एक नागरिक ए को डॉलर्स भेजे, पैसे भेजे, तो अब अमेरिका का बैलेंस ऑफ जो है पेमेंट जो कि वहाँ की ये बना रही है सेंट्रल बैंक, वो दिखाएगी माइनस में, क्योंकि अब अमेरिका से पैसा जा रहा है। और इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो दिखाया जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि वो पैसा हमारे पास आ रहा है। यानी आरबीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट अब इस केस में प्लस में दिखाएगा और अमेरिका का माइनस में दिखाएगा, जैसे हमने समझा। इसी तरह से हर देश के जो सेंट्रल बैंक होते हैं ये इसी तरह से ये बनाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसमें प्लस माइनस होता रहता है। और ओवरऑल जो रिकॉर्ड होता है जब ये आईएमएफ के पास जाता है और आईएमएफ इन सारे रिकॉर्डों को जोड़ता है, तो आप जान सकते हैं कि उसका
नेट बैलेंस कितना होता होगा, ज़ीरो, क्योंकि हर देश से जो चीज़ जा रही है वो उस चीज़ में माइनस हो रही है, और जो दूसरे देश में जा रही है वो प्लस हो रही है। इसी तरह जब आप प्लस माइनस को लगातार जोड़ते जाएंगे हर देश के हिसाब से, तो वो आखिरी में आके ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ज़ीरो होता है, जो कि कैलकुलेट करता है IMF सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को जोड़ के। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बनता है, क्या होता है, ये हम देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है विजिबल, एक होता है नॉन विजिबल। विजिबल जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, विजिबल मतलब जो दिखाई दे रहा है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कोई भी गाड़ी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें विजुअली दिख रहा है, मतलब साफ साफ दिख रहा है। और एक होता है नॉन विजुअल, कि हम कोई भी सर्विस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विस हो गई, और भी जो सर्विस होती हैं, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, वो हमें यूजुअली दिखाई नहीं दे रही होती हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली हो रही होती हैं। तो विजुअल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तो इंपोर्ट हमेशा ज़्यादा रहेगा और एक्सपोर्ट कम रहेगा, तो ये चीज़ हमारी माइनस में रहती है। और नॉन विजुअल में जैसे कि सर्विसेज हम सॉफ्टवेयर की, बैंकिंग की, इसमें हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये चीज़ हमारी प्लस में रहती है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि FII भी आ सकती हैं, और हम लोगों ने जो ये की होती है इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमारे यहाँ की कोई है कंपनी, उसने किसी बाहर के देशों में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी, उसके जो डिविडेंड आते हैं वो भी हमारे जनरली प्लस में ही होते हैं। और रेमिटेंस मतलब कि जैसे कि यहाँ के बहुत से लोग बाहर के देशों में काम करने जाते हैं, तो वो अब उन देशों से जो भी पैसे कमाते हैं वो हमारे देश में अपने घर को उसका कुछ हिस्सा भेजते हैं, तो उसे कहते हैं रेमिटेंस। जैसे कि एक पर्सन A जाता है यूरोप में, और वो इंडिया वापस अपने जो भी उसको वहाँ से ये मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, उसका थोड़ा हिस्सा अपने घर वालों को भेजता है इंडिया में, तो वो कहलाएगा रेमिटेंस। और यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है, रेमिटेंस के मामले में इंडिया दुनिया में नंबर 1 है, हमारा देश। उसके बाद नंबर आता है चाइना का, और उसके बाद नंबर आता है मैक्सिको का। तो ध्यान रखिएगा कि रेमिटेंस के मामले में इंडिया नंबर 1 है, मतलब कि हमारे जो नागरिक हैं जो जब बाहर जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा पैसा मतलब हम लोगों को भेजते हैं। उसके बाद चाइना है, और उसके बाद मैक्सिको है। वी हैव करंट अकाउंट डेफिसिट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे देश का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इसलिए हमारा करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहता है, घाटे में रहता है, नुकसानी में रहता है। अब जब बात कर ही रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इंपोर्ट हम सब ज़्यादा इंपोर्ट करते क्या हैं? क्रूड ऑयल, उसके बाद करते हैं गोल्ड यानी सोना, और उसके बाद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, और उसके बाद करते हैं केमिकल आइटम। और इंपोर्ट कौन से देशों से सबसे ज़्यादा करते हैं? तो नंबर 1 पर है चाइना, मतलब हम चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE, और उसके बाद है इंपोर्ट का तीसरा कंट्री यानी US। हम 3rd नंबर पे इंपोर्ट सबसे ज़्यादा US से करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एक्सपोर्ट की भी, कि हम इंडिया से एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी। 2nd नंबर पे हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल, कपड़े। 3rd नंबर पे हम सबसे ज़्यादा ये करते हैं एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। याद रखिएगा, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये अलग अलग चीज़ें हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि जब ऑयल निकलता है तो उससे अलग अलग ये बनाए जाते हैं प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस। तो वो जो ये बनाए जाते हैं प्रोडक्ट, उसको हम एक्सपोर्ट 3rd नंबर पे करते हैं। और इंपोर्ट के मामले में हम क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा करते हैं, ये तो हमें पता ही है। और एक्सपोर्ट हम सबसे ज़्यादा करते हैं US में, उसके बाद UAE में, और 3rd नंबर पे हांगकांग में।
तो इस तरह से ये टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ध्यान देने की बात ये है कि इसमें कई बार हर साल जो चीज़ें होती हैं आगे पीछे होती रहती हैं। तो ये इस साल का डाटा था 2021 का। हो सकता है अगले साल इसमें से कोई देश आगे आ जाए, सिंगापुर जैसे कभी कभी आगे आ जाता है। और इसी तरह से जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आइटम है उनमें भी आगे पीछे होता रहता है। तो ठीक है, इसको एक जर्नल आपको याद रखना है कि हाँ, ऑयल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम सब ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट में जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम सब ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है पार्ट FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। जब कोई भी विदेशी निवेश किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा होता है तो उसे FDI कहते हैं, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष निवेश। और FII मतलब ये होता है कि जब वो निवेश 10% से कम होता है तो उसे FII कहते हैं, अप्रत्यक्ष निवेश। लोन, जो भारत सरकार ने दूसरे देशों को लोन दे रखे हैं, जैसे नेपाल को, भूटान को और म्यांमार को, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट की जो ये आती रहती हैं, लोन की EMI जो हमें मिलती रहती है, वो भी आता है कैपिटल अकाउंट में। और पेमेंट, जो राज्य सरकारों को पैसे दिए होते हैं और जो राज्य सरकारों ने इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, सरकारों ने किए होते हैं, इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, जैसे कि ONGC विदेश है, और भी हैं भारत की बहुत सी कंपनियां हैं जो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उसके जो पेमेंट आते हैं वो भी कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कैपिटल अकाउंट इंडिया का सरप्लस इसलिए क्योंकि हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे सरप्लस मिल रही हैं, लेकिन हमारा ओवरऑल BOP, जिसमें कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जब जोड़ा जाता है तो वो हमारा BOP हमेशा निगेटिव में रहता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि करंट अकाउंट में हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, और इम्पोर्ट इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो हमारी जो चीज़ें प्लस में जा रही हैं उसको वो अपने आप ये कर लेता है कवर, और उससे आगे चला जाता है। तो वी आर इन डेफिसिट, और जो भी डेफिसिट बच रहा होता है उतना ही अमाउंट भारत का रिजर्व बैंक उस सप्लाई में एडजस्ट कर देता है, मतलब अपनी तरफ से डाल देता है। मतलब कि जितनी चीज़ें माइनस में हो रही हैं उतनी चीज़ों को हमारा रिजर्व बैंक अब्जॉर्व कर लेगा, और उतनी ही अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या रुपया मार्केट में डाल देगा। इसलिए जो हिसाब है प्लस और माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और नेट अमाउंट हमारा ज़ीरो इसलिए आ जाता है। तो इस तरह से RBI बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के जरिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।